हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय पीजी के नॉलेज चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज हम जीएस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के बेस पे, जो कि एमटीएस का पेपर अभी होने वाला है और यूपीपी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपका देखना, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के अटॉर्नी जनरल? कौन कार्य करेगा राष्ट्रपति के पद पे? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? वह जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति होगी तो उस समय यह कार्यभार संभालेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण राज्य में कितने तारीख को बिहार दिवस मनाया जाता है? 21 दिसंबर, या 21 जनवरी, या 22 जनवरी, या 22 मई? कब मनाया जाता है संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 22 मार्च को मनाया जाता है संपूर्ण राज्य में। बिहार का यह दिवस है, बिहार में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कला शूरवीरों के सम्मान में क्षेत्रीय बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? कौन है वो? कुंभलगढ़ किला, या आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, या रणथंभौर किला? कहाँ पे प्राण त्याग दिए थे? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी, चित्तौड़गढ़ किला। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? चित्तौड़गढ़ किला। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पे केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नामदेव, रामानंद, जयदेव, या विवेकानंद? तो कौन थे वो? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रामानंद, जो कि 1999 ईस्वी को प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, रामानंद जी का जन्म हुआ था, इनका रामानंद जी का। और यह पुरुषोत्तम श्री राम व सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा, जो कि इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इनके कई शिष्य हैं, जो कि कबीर जो कि जुलाहा हैं, रैदास जो हरिजन हैं, और कई सारे इनके शिष्य हैं जो कि हम आगे बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह त्यागपत्र किसे देंगे? अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के उपराष्ट्रपति, या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, या भारत के प्रधानमंत्री? तो चारों ऑप्शन में से किसको देंगे? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? वो अपना पद जब छोड़ना चाहते होंगे, त्याग करना चाहते होंगे, तो वो त्यागपत्र किसको देंगे? वह देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? अंडमान, श्रीनगर, कन्याकुमारी, लद्दाख? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है
कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में स्थित है मेमोरियल, जो कि 500 मीटर गहराई पर स्थित है। और तो और विवेकानंद स्मारक शिला की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी और स्मारक नीले तथा लाल ग्रेनाइट के पत्थर से निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। जो 1857 में क्रांति हुई थी उसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, कमल और रोटी। क्या था प्रतीक चिन्ह? कमल और रोटी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? वह कौन था भारत का पहला मुगल सम्राट? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, बाबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में जीतकर अपना झंडा लहराया था, जीत का झंडा लहराया था। तो अगला क्वेश्चन क्या है आज का? अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला, दतिया, नागदा, बांसवाड़? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार कपूरथला हो जाएगा, जो कि बहुत कम आबादी वाला स्थान है। जो कि यहाँ पे कितने न्यूनतम लिंगानुपात है? यहाँ पे लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जो कि 869 है। कितना है? 869 है। तो अगला क्वेश्चन है रामपथ के अग्रणीय ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। चैतन्य, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, निम्बार्क? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रामचरितमानस नामक कविता कौन लिखे थे? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, तुलसीदास इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश के बादा जिले में, जो कि राजपुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बादा गांव के जिले में राजपुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? यह मुगल शासन अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। यह दोनों के समकालीन, उन दोनों के कार्य में ही यह समकालीन थे। उन लोगों के कार्य में ही यह भी अपना रचनाएं कर रहे थे, जो कि कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, तो उन्हें हम आज जान लेते हैं। पहला है विनय पत्रिका और दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी और जानकी मंगल भी है, और पार्वती मंगल आदि कई सारे हैं। तो और रचनाएं हम इनके पूरे फुल डिटेल में जानेंगे दूसरे वीडियो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस, श्रद्धांजलि दिवस? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। यह शहीद दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है? यह 1931 को भारतीय इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं, जो कि क्या है? 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इनको फांसी क्यों दी गई थी? यह लाहौर में षड्यंत्र के आरोप में फांसी दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो बहुत लंबी है, कई देशों से होकर गुजरती है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गंगा। और इसकी लंबाई 2525 किमी है, जो कि गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का एक सम्मेलन है, सम्मिलित नाम है। और इसका उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमनद से होता है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख हिमनद से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है? वह है 2900 किमी, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 916 किमी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो किस चीज़ का खिताब मिला उन्हें? शाहजहां, जहांगीर, बादशाह, जहांपना। किसको मिला है? यह मिला है जहांगीर को मिला है, जो कि फतेहपुर सीकरी के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। इनका जन्म हुआ था किससे? फतेहपुर सीकरी में राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के गर्भ से हुई थी। और सलीम जहांगीर अकबर के 3 पुत्र में से एक था। कौन था? जहांगीर। और मुगल वंश का चौथा बादशाह भी था। कौन? यही जहांगीर। सलीम अकबर की मृत्यु के बाद नहरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के उपनामों से 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को तख्त पर बैठा। कब बैठा? 1605 ईस्वी में तख्त पर बैठा। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या चरण सिंह। तो कौन थे आपातकाल के दौरान? हमारी इंदिरा गांधी थीं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इसके लिए संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल उपलब्धों के बारे में वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल घोषणा की गई है। 3 प्रकार के प्रबंध बनाए गए हैं, आपातकाल के नियम बनाए गए हैं। पहला क्या है? 352 अनुच्छेद जो है वह युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के उत्पन्न आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है। और दूसरा क्या है? 356 में क्या लगाया गया है? राज्यों में सार्वजनिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल या राष्ट्रीय शासन हो सकता है। और अगला है, तीसरा है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लगा था। जान लेते हैं प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 को बाह्य आक्रमण, चीन द्वारा आक्रमण के आधार पर की गई थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण थे। 10 जनवरी 1968 को वापस भी ले लिया गया था। और द्वितीय राष्ट्रीय आपात कब लगा? यह 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के आधार पर की गई थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। और तृतीय राष्ट्रीय आपात कब लगी? यह उद्घोषणा 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के आंतरिक असहमति के आधार पर की गई थी। इस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस आपातकाल को 1977 में वापस भी ले लिया गया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यूरे क्यूरी ने हेनरी बुकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। ए, उष्मागतिकी, दर्पण छवियां, रेडियोधर्मिता या एक्सरे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, रेडियोधर्मिता। इसके लिए इन्हें पुरस्कार साझा किया गया था और वह सन 1896 में दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, एक डैश तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। पहला, चालू खाता घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, राजकोषीय घाटा। जब सरकार का आय कम हो जाए व्यय से तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसको डिटेल से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर इसे डिटेल से जानना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, तो वो हमारा जाके वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें इकोनॉमी का पूरा क्वेश्चन A to Z तक करवाया गया है। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इसका सही होगा। राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय होता है। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ए, प्यूरे क्यूरी या सेंटियागो रेमन बाइकेजल या हेनरी मोसली या लुइस अल्वारेज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसने जीता था नोबेल पुरस्कार? यह जीते थे बी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेंटियागो रेमन बाइकेजल। इन्होंने जीता था 1906 में, जो कि न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक एवं बुनियादी इकाई होती हैं, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? आयात अधिशेष या आयात में कमी, निर्यात में कमी, निर्यात में अधिशेष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, निर्यात अधिशेष, जो कि भारत के अंग्रेजों के शासनकाल को औपनिवेशिक काल कहा जाता था और यह 1760 से 1947 ईस्वी तक ही चला, जो कि औपनिवेशिक काल में व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का, और इस अधिशेष में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके प्रभाव में देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी के तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तु मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थीं। यह थी हमारी निर्यात अधिशेष। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रांत सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? हवा महल, लेह प्लेस या मतनचेरी प्लेस या मंसूरी प्लेस। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? महाराजा सवाई प्रांत सिंह जी ने 1799 में कौन सा महल बनवाया था? यह बनवाया था हवा महल, जो कि राजधानी जयपुर में स्थित एक राजशाही महल है और इसे 1999 में इनके द्वारा बनाया गया था। हवा महल 5 मंजिली इमारत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 50 फीट लंबा तथा 15 मीटर है और यह लाल और गुलाबी बालू पत्थरों से निर्मित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, हवा महल, जो कि 1799 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। विशाल उपलब्धियां क्या हैं? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां को विशेष रूप से ताजमहल निर्माण के लिए जाना जाता है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और दीवाने आम और दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद तथा आगरा की मोती मस्जिद को भी बनवाया है। इन्होंने कई सारी इमारतों को बनवाया है, जिसमें सबसे मशहूर हमारा ताजमहल है, जो कि आगरा में स्थित है और वह बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एनीसी नदी,
या अमेजन नदी या नील नदी यांगतेज नदी? तो कौन सी सबसे बड़ी नदी है एशिया महाद्वीप की? आप सबको ये पता होगा कि हम किस महाद्वीप में रहते हैं और हमारे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं और हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी डी यांगतेज नदी है, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कम से कम 6300 किमी है और यह तिब्बत के पठार स्थित सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर पूर्वी चीन सागर में जाकर मिल जाती है और यह नदी चीन देश की सबसे लंबी नदी है और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चीनी दूसरी सबसे लंबी नदी हांगहोंग है। इसका उद्गम स्थल चीन के पश्चिम क्षेत्र में है। हांगहोंग के नदी के बारे में भी आप जान गए हैं। तो यह नदी पीनी नदी के नाम से जानी जाती है। कौन? हांगहोंग नदी पीनी नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसे चीन का शोक भी कहते हैं। यह नदी पीला सागर में जाकर गिरती है। यह नदी पीले सागर में जाके गिरती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता का मृत्यु हो गई थी। वह कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो कौन थे वह? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अकबर। अकबर थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर महान नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा बिरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुए थे और अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे और सम्राट के रूप में अकबर के शक्तिशाली हिंदू राजपूत राजाओं से राजनीतिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। ये रहा अकबर के बारे में जानकारी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अकबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो किसने बनवाया था? यह बनवाए थे शाहजहां ने बनवाए थे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जो कि ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाए थे और इसकी वास्तुकला शैली कैसी है? फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वस्तुओं के घटकों का अनोखा एक मिश्रण है, जो कि बहुत ही अद्भुत अनोखा मिश्रण है, जो कि उसका अहमद लाहौरी को इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। सन 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। इसे किसे? आगरा को शाहजहां ने बनवाए थे जिसे। तो चलिए इसका ऑप्शन सही होगा डी, शाहजहां। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होके गुजरती है? राई नदी, डेन्यूब नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी। तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होके गुजरती है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, डेन्यूब नदी। लगभग 1725 मीली लंबी भाग है और यह इतनी लंबी भाग रास्ता तय करती है और यह काला सागर में जाके मिलती है। डेन्यूब नदी यूरोप में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर 1725 मील की लंबी रफ्तार तय करती है। और तो डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह यूरोप के 10 देशों जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया जैसे बहुत सारे हैं, यूक्रेन एवं कई सारे हैं जो कि एग्जाम्पल में है। तो यह 10 देशों से होकर गुजरती है। बहुत ही लंबी नदी है और यह डेन्यूब नदी है। इसका ऑप्शन से हो जाएगा डेन्यूब नदी बी। अगला क्वेश्चन है, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी
बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, वह कौन से अनुच्छेद है, कौन से संशोधन है? 84, 85, 86 या 87? तो वो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। यह अधिनियम 2009 में संसद में पारित हुई थी, जिसे 2010 में लागू की गई थी, और इसका ऑप्शन सही है सी 86। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? ए 1921, बी 1922 या 1930 या 1928? तो कब किया गया था संगठन अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 1928। 1928 में यह गठन किया गया था, जो कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था और वर्ष 1928 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजप्रसाद बिस्मिल और आदि प्रमुख व्यक्ति, अभी और सारे व्यक्ति थे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 1928। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? केटी का बंदरगाह, ग्वादर का बंदरगाह, कराची का बंदरगाह या कासिम का बंदरगाह? तो सबसे व्यस्त बंदरगाह पाकिस्तान का पीओके का कौन सा है? तो यह है सी कराची का बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। पाकिस्तान के कुल व्यापार का कितना % यहाँ पे व्यापार होता है? 60% व्यापार बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह का प्रबंध पाकिस्तान पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। तो सी ऑप्शन सही है, कराची का बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान? यह नृत्य या यह उत्सव कहाँ मनाई जाती है? यह उत्सव कहाँ मनाई जाती है? जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो जीवन पर आधारित है। यह मनाई जाती है बी नेपाल में मनाई जाती है, जो कि इसे न्यारी समुदाय के लोगों द्वारा किसी स्त्री या पुरुष को 77 साल की आयु या उससे अधिक प्राप्त करने पर संबंधित स्त्री पुरुष को विशेष सम्मान देकर मनाया जाता है। जो स्त्री पुरुष 77 की आयु प्राप्त कर लेता है, उसे जानकू देवी या देवता की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के आविष्कार के पहले लोगों को औसत आयु 60 से 65 वर्ष थी, लेकिन 77 की आयु तक पहुंचना एक अन्य जीवन की तरह था। इस कारण से उनकी रक्षा तथा सम्मान के लिए यह प्रथा मनाई जाती है, जानकू जीवन। तो इसका संबंध किससे है? जो व्यक्ति 77 साल से ऊपर है, उसके सम्मान में मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सही है बी। तो अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? 14 जून 1921 या 6 अप्रैल 1919 या 2 फरवरी 1913 या 8 मई 1920? तो इसको कब आयोजित किया गया था राष्ट्रीय अपमान दिवस को? इसको किया गया था 6 अप्रैल 1919। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो कि भारत के क्रांतिकारियों के
प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधान परिषद द्वारा रॉलेट बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर ब्रिटिश सरकार किसी को भी शक से आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति पे शक हुआ तो उसे गिरफ्तार कर सकती थी। और इस अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलित कानून कहा गया था। बिना अपील, बिना वकील, दलित कानून कहा गया था। और इस अधिनियम के विरोध स्वरूप 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हुआ था रॉलेट एक्ट का पूरा डिटेल। यह कानून बनाया गया था जिसमें कि कोई ना वकील रहेगा, ना अपील रहेगा और ना ही दलित रहेगा। जो भी होगा ऑन द स्पॉट कार्य होगा। किसी पे भी शक होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये उन लोगों का रणनीति थी हमें क्रांतिकारियों को प्रभाव को कुचलने के लिए। तो इसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन, अरविंद केजरीवाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह मिला था आचार्य विनोबा भावे को मिला था, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। यह पुरस्कार फिलीपीन के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन 31 अगस्त पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1958 में सामुदायिक नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य के लिए आचार्य विनोबा भावे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। रेमन मैग्सेसे से सम्मानित होने वाले विनोबा भावे पहले भारतीय थे जो कि 2019 में यह पुरस्कार भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। तो यह फिर किसको मिला था? रवीश कुमार को भी मिला था। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? गोलार्ध, ध्रुव, देशांतर, अक्षांश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पृथ्वी की गोलीय दूरी को दर्शाने के लिए, वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग में किया जाता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्षांश। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी को मापने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। यह अक्षांश के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने वीडियो में। तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाके देख लो, अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं। यह दोनों ध्रुव को छोड़कर इसकी कुल संख्या 169 है। सभी अक्षांश रेखाओं पूर्ण वृत्त होती हैं और ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटी होने लगती हैं। तो इसका ऑप्शन सही है, डी अक्षांश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के कायापलट में तीसरा चरण है? एडल्ट, अंडा, लावा, प्यूपा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तितली का कायापलट तीसरा चरण कौन सा है? यह डी है, प्यूपा। तितलियों के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं जो कि अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क तितली हैं। अतः प्यूपा चरण के एक तितली के कायापलट का तीसरा चरण होता है। तो इसका ऑप्शन सही है, डी प्यूपा। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय है? ए, बिना जीएसटी के वस्तु की कमी,
बी उपभोक्ता। यह उपभोक्ता है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। यह क्या है? उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले वस्तु परागमन या निम्न अभिक्रिया अन्य वस्तुओं के उत्पाद के लिए उद्योग के बीच बेची जाने वाली वस्तु। निर्माता अस्थायी संपत्ति का उपयोग करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। निर्मित अभिक्रिया अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योग के बीच बेची जाने वाली वस्तु है। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तुओं ऐसी उत्पाद है जिसका उपयोग अंतिम गुड्स बनाने के लिए किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को पुनर्विक्रय के लिए या अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए उद्योग इन वस्तुओं को एक दूसरे को बेचती हैं। तो इसका ऑप्शन है सी। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल देश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? बंगाल देश के संसद में कितनी सदस्य हैं? 350, 340, 322, 363। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए 350। बंगाल देश की संसद को राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। जातीय संसद के कुल सदस्यों की संख्या 350 है, जिसमें 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए 350। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? 5, 7, 4 या 6। नेपाल को कितने भागों में बांटा गया है? कितने प्रांतों में बांटा गया है? 7 प्रांतों में बांटा गया है। नेपाल के नए संविधान 20 सितंबर 1915 ईस्वी के अनुसार नेपाल को 7 प्रांतों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन सही है बी, जो कि 7 है, 7 प्रांतों में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? राणा बहादुर शाह या त्रिभुवन वीर विक्रम शाह या पृथ्वी नारायण शाह? महेंद्र वीर विक्रम शाह देव किसको माना जाता है नेपाल देश का संस्थापक? माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल का एकीकरण किया गया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पृथ्वी नारायण शाह, जो कि इन्होंने नेपाल देश की संस्थापक माना जाता है। इन्हें ही नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। पृथ्वी नारायण शाह ने 1743 से 1775 ईस्वी तक शासन किए। ये ऑप्शन सही है सी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? सिंधी, बलूच, पश्तून, बहुई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाकिस्तान में कौन सी जनजाति नृत्य करती है बजीरी? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पश्तून। यह बजीरी नृत्य पश्तून जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य पाकिस्तान के वजीरिस्तान क्षेत्र में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, 1920 का खिलाफत आंदोलन के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान, इराक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आयोजन कब किया गया था? कहाँ किया गया था? यह किया गया था तुर्की में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन ने आक्रमण एवं खालिफ के पद को समाप्त किए जाने के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 31 अगस्त 1919 ईस्वी में मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में की गई थी और इसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ था। और इस आंदोलन की प्रमुख मांगें टर्की का विभाजन,
रद्द करना और खलीफ के पद का पुनर्गठन करना हुआ था। इसका ऑप्शन सही है ए। अगला क्वेश्चन है, अटल टिकरिंग ब्लैक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह कौन सी संस्था द्वारा की गई पहल है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, नीति आयोग द्वारा। अटल टंकीकरण ब्लैक की शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के माध्यमिक स्कूल में बच्चों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक विक्रेता होते हैं, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, एक क्रेता बाजार, जो कि अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें कई विक्रेता होते हैं जबकि खरीदार क्रेता एक ही होता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? चीन, यूके, जापान, इंडिया? तो सबसे बड़ी संसद चाइना में है। यह संसद सदस्यों की संख्या के आधार पर चीन संसद को दुनिया की सबसे बड़ी संसद माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? B.S. नायपॉल या खुशवंत सिंह या सलमान रुश्दी या नीरज सी चौधरी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन है पुस्तक के लेखक? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी। इसका ऑप्शन सही है डी, नीरज सिंह चौधरी। तो अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल? तो ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है डी, केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क यह केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? 1854, 1863, 1894 या 1874? तो कब किया था? यह किया था 1894 में किया। सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला है, बंगाल देश मुक्त युद्ध कब मनाया जाता है? यह युद्ध है, मुक्त युद्ध है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 14 नवंबर 1971, 17 अक्टूबर 1971 या 2 अक्टूबर 1974 या 16 दिसंबर 1971? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, वह मुक्त युद्ध है ना कि मुक्तित युद्ध है। तो बंगाल देश मुक्ति युद्ध कब मनाया गया? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा, 16 दिसंबर 1971। इसका सही ऑप्शन डी है, 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो वर्गिम युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? जब एंग्लो वर्मिंग युद्ध का अंत हुआ उस समय हस्ताक्षर करने से क्या हुआ? पुरंदर की संधि, याडबो की संधि, तेतालिया की संधि, सालाबाई की संधि? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, याडबो की संधि हुई थी। कब हुई थी? यह 1824 से 1826 के मध्य लड़ा गया था। तो अगला क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? यह डी है, रीगेल है। इसका ऑप्शन सही डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र, परमवीर चक्र? तो यह किसके लिए दिया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा
परमवीर चक्र। वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, जो कि इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थल है। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी कासगंज। कासगंज में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म स्थल। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो कि पेपर से जुड़े होंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू सो मच।